हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जेई मेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन चैप्टर का हेनरी लॉ, उसका एप्लीकेशन एंड सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये उठता है कि जब हम सॉल्युबिलिटी और हेनरी लॉ की बात करते हैं तो इसमें कंसेप्चुअली भी और न्यूमेरिकली भी बच्चे क्वेश्चन बनाते समय प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज हमारा प्रयास होगा कि उस टाइप की सारी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया जाए। तो सबसे पहले आप सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर सॉल्युबिलिटी क्या है। तो यदि आप डेफिनेशन के हिसाब से लिखेंगे, टू द पॉइंट बात करते हैं आईआईटी जेईई के लिए कि अच्छा ये रिवीजन टॉपिक है और इसमें हम इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट पूछेगा और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा इस टॉपिक से वो भी हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन हो जाएगा द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट the maximum amount of solute dissolved in 100 gram of the solvent 100 gram of the solvent to form a saturated solution अच्छा, सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिसके बाद इसमें और भी सॉल्यूट डालने की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि सॉल्युबिलिटी को जो आप एक्सप्रेस करोगे, मान लो सॉल्युबिलिटी यदि एस है, यदि आप सॉल्युबिलिटी को एस से डिनोट करते हो तो एस का यूनिट हो जाएगा आपका यदि आप ग्राम के टर्म में ले रहे हो तो ग्राम पर लीटर, और यदि आप मोल के टर्म में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर। अब हम देख रहे हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले यहां पे पॉइंट डाल दो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड या लिक्विड इन ए लिक्विड। तो जो हम फर्स्ट सेक्शन यहां पे देख रहे हैं वो सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में या लिक्विड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर होगा? तो इसके लिए फैक्टर आप लिख लो कि इसमें फैक्टर आ जाएगा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट का नेचर एंड सॉल्वेंट का नेचर यहां पे इफेक्ट डालेगा। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वन पॉइंट। जैसे इसमें नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आप ये समझ लो कि NaCl पोलर कंपाउंड है तो वो सॉल्युबल हो जाएगा किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। तो जैसे NaCl, अब NaCl का नेचर क्या है? ये पोलर है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक। तो H2O जो कि पोलर सॉल्वेंट है तो इसमें ये सॉल्युबल हो जाएगा, NaCl सॉल्युबल हो जाएगा H2O में। अच्छा, सेकेंड पॉइंट जो कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड आपको पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन
पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहां पे हम देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या रोल होने जा रहा है। यही से जेईई में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टेम्परेचर का रोल क्या होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पे देख लो कि जो टेम्परेचर का रोल होगा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट, solubility of the solute in a solvent increases if dissolution process is exothermic. Dissolution process is exothermic. ड्यू टू, क्यों हो रहा है? ड्यू टू हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेम्परेचर फॉल्स, टेम्परेचर गिरता है। तो इसको थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए ली चैटलर्स प्रिंसिपल का मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि log K2/K1 इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 बाय T1 इंटू T2। तो यदि आपका प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, इसको ऐसे समझ लो, ज्यादा ही आसान रहेगा आईआईटी के लिए। यदि आपका प्रोसेस एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और हीट रिलीज हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और हीट रिलीज हो रहा है। हीट यदि रिलीज हो रहा है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा? नेगेटिव। डेल्टा एच हो जाएगा बेटा नेगेटिव। अच्छा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। अब इस कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस में एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। तो यदि कोई प्रोसेस एक्जोथर्मिक है जिसमें हीट बाहर निकल रहा है, उस कंडीशन में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे हम बात कर रहे हैं, यदि आप बात करते हो एंडोथर्मिक प्रोसेस की, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या आ जाएगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस क्यू। अच्छा, यहां पर आपका डेल्टा एच क्या हो जाएगा? डेल्टा एच आ जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया एंडोथर्मिक प्रोसेस में। तो अब यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा। ये सारी घटना आपका हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। अच्छा, यहां पर तुम पूछोगे जेईई में पूछेगा क्वेश्चन कैसे? तो मे भी पॉसिबल है कि जेईई में एग्जाम्पल के हेल्प से क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे कि यहाँ पे जेईई के लिए मैं ले रहा हूं कि एग्जाम्पल 1 कि हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड अमोनियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में है। जब आप इसको H2O लिक्विड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इट विल गिव यू NH4 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। अच्छा, इसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। तो इस रिएक्शन के लिए यदि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करेगा इस रिएक्शन के लिए। यदि हम ठीक दूसरा एग्जांपल लें कि यदि हम एग्जांपल 2 ले लेते हैं कि हमारे पास कोई कैल्शियम ऑक्साइड है, सॉलिड स्टेट में है, और इसमें हम H2O लिक्विड डालते हैं
और ये दे रहा है आपको CaOH होल ट्वाइस एक्वस, और इसका डेल्टा H लेस देन जीरो है, इसका डेल्टा H लेस देन जीरो है, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा, जबकि एक्जोथर्मिक में टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, मे बी पॉसिबल कि जेईई में क्वेश्चन पूछा जा सके, कि जैसे हम एक केस लेते हैं Na2SO4 डॉट 10H2O, Na2SO4 डॉट 10H2O। ठीक है, जब आप इसको एग्जाम्पल थर्ड ले लो, ये इसको स्टार लगा लो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Na2SO4 10H2O, हमने ये लिया Na2SO4 डॉट 10H2O, और इसको हमने हीट कर दिया 32.38 डिग्री सी पे, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ये दे रहा है Na2SO4 एक्वस प्लस 10H2O लिक्विड, 10H2O लिक्विड। ठीक है, मतलब 32.38 डिग्री सी जो आप यहां पे डेटा देख रहे हैं, 32.38 डिग्री सी, ये इक्विलिब्रियम है। यहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इसको आप बता सकते हो कि ये हो गया आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर हो गया दिस इज ट्रांजिशन टेम्परेचर। ये हो गया आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, अब इसको यदि हम ग्राफ के हेल्प से देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि ये देखो कि हमने कंपाउंड ले लिया हूं Na2SO4 डॉट 10H2O। अब सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो ठीक है 32.8 डिग्री सी तक ये गया, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। इस टेम्परेचर को आप मान लो, यहां पर जो पॉइंट है ये है 32.38 डिग्री सी, और ये इक्विलिब्रियम में है। अब इसके बाद ये आ जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ जाएगा, आप इसको नोट कर लें। अब जो आप ये देख रहे हैं ये है ट्रांजिशन टेम्परेचर। अच्छा, इस टेम्परेचर तक ठीक है, क्या हो रहा है एक्चुअली में कि 32.38 डिग्री सी पे, 32.38 डिग्री सी पे आपका जो Na2SO4 डॉट 10H2O ये जो था ये ब्रेक हो गया, अलग अलग हो गया। ये Na2SO4 अलग हो गया और 10H2O अलग हो गया, मतलब ये एनहाइड्रस फॉर्म में आ गया। ये आ गया आपका एनहाइड्रस स्टेट में, एनहाइड्रस स्टेट। अब यहां पे IIT JEE मेंस 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अब यदि इससे आगे हम इसको लेके जाते हैं, इस टेम्परेचर से आगे लेके जाते हैं, तो अब यदि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अब ये Na2SO4 ये ब्रेक हो जाएगा 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, मतलब ये आयन के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा, तो 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव। अब जब इसको ऑन डिसोल्यूशन, आयंस आर हाइड्रेटेड, आयंस आर हाइड्रेटेड,
10। यदि आयन हाइड्रेटेड हो रहा है 10 प्रोसेसेज एक्जोथर्मिक। अब ये जो आपका प्रोसेस आ रहा है ये आ रहा है एक्जोथर्मिक। अब एक्जोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाता है। तो अब यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी। अब आ जाओ, ये था कि सॉलिड या लिक्विड को जब हम लिक्विड में डालते हैं तब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जब हम गैस को लिक्विड में डालते हैं तब क्या होता है। जब हम गैस को लिक्विड में डालते हैं तब क्या होता है, तो यहां से लिखो आप हेनरी लॉ। हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid, solubility of gas in liquid। तो solubility of gas in liquid इसका, तो solubility of gas in liquid इसके बारे में हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ का जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है कि द solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas। प्रेशर ऑफ द गैस मतलब पार्शियल प्रेशर जो P है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का। तो यहां से हो जाएगा P इक्वल टू KH इंटू एक्स। एक्स यहां पे मोल फ्रैक्शन, P हो गया पार्शियल प्रेशर, और एक्स हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। तो P इक्वल टू हो गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और एक्स हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस आप देख रहे हो एक्स गैस, ये हो जाएगा आपका मोल्स ऑफ गैस अब बाय मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ वाटर। अच्छा, अब जो एक बात बताने जा रहा हूं यहां पे न्यूमेरिकल के लिए काफी हेल्प करेगा कि जनरली ऐसा होता है कि नंबर ऑफ गैस इज वेरी 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 लेस देन नंबर ऑफ H2O। in that condition you can simply write it as कि mole fraction of gas is equal to number of mole of gas by number of mole of water। number of mole of water। ओके, राइट डाउन। अच्छा, अब आपको यहां पे सवाल उठता है कि KH का यूज कैसे करेंगे। तो KH को यूज करने के लिए यहां पे आप देख लो कि जो KH है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट। ये है आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट, ठीक है। KH के बारे में आप सेकेंड पॉइंट जान लो कि KH डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस। KH डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस
एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर। अच्छा, थर्ड पॉइंट यहां पे देख लो कि के एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। के एच का वैल्यू बढ़ेगा, टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ेगा तो के एच का वैल्यू बढ़ेगा। और जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच, सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के एच। तो दैट नटसेल में यदि आप बात करो कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो के एच इंक्रीज कर रहा है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। यही एक कारण है कि यदि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है एसर्शन रीजन टाइप से, तो आप बता सकते हैं कि एक्वेटिक स्पीशीज, aquatic species are more comfortable in cold water rather than warm water, rather than warm water। यही एक रीजन है। अच्छा, हेनरी लॉ का यदि आप दूसरे ढंग से देखो तो हेनरी लॉ में आपका ऐसा हो जाएगा कि हमने ये ग्राफ लिया मोल फ्रैक्शन का, और ये ग्राफ ले लिया पी, पी मतलब पार्शियल प्रेशर। यहां पे पी है आपका पार्शियल प्रेशर और ये एक्स हो गया मोल फ्रैक्शन। तो ये जो स्लोप है ये स्लोप हो जाएगा के एच, के एच हो जाएगा स्लोप। ये हो गया स्लोप। अच्छा, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन की हम बात करते हैं। जिन्हें आप लोगों ने 12 के सिलेबस में भी पढ़ा होगा, इसके मेनली 3 एप्लीकेशन है। कि फर्स्ट हो गया कि जो सोडा वाटर है, तो इसको आप लिख लो कि इन कोल्ड ड्रिंक्स, इन कोल्ड ड्रिंक्स CO2 is kept under high pressure, under high pressure to increase solubility, to increase solubility। इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो क्यूबा डाइवर्स वाला है। जो क्यूबा डाइवर्स आप लोग पढ़ते हो, ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन है। और इसका थर्ड एप्लीकेशन है हाई अल्टीट्यूड के केस वाला। तो इस दोनों एप्लीकेशन पे और इसके न्यूमेरिकल पे हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। थैंक यू।